नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी रेशम के धागे। दोपहर को सारे कामों से निवृत्त होकर सोने जा रही थी कि मन ने आगाह किया, राखी को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर एक दो दिन दोपहर के आराम की कुर्बानी नहीं दी तो राखियां समय पर नहीं पहुंच पाएंगी। इस चेतावनी के लिए मैंने मन को धन्यवाद दिया और वार्षिक पत्राचार का सारा सरंजाम लेकर डाइनिंग टेबल पर आसन जमा लिया। सरंजाम मतलब राखियां, लिफाफे, गोंद की शीशी, टिकट, पते की डायरी, रोली की डिबिया और चीनी की बरनी। यह सारा फैलारा लेकर मैं कुछ देर तक यूं ही बैठी रही। समझ में नहीं आ रहा था कि किसके पत्र से शुरुआत करूं। सच तो यह है कि इतने सारे पत्र एक साथ लिखने की कल्पना मात्र से ही मुझे झुरझुरी हो आई थी। हर साल सोचती हूँ कि एक हफ्ते भर का प्रोग्राम बनाकर रोज़ एक एक दो दो पत्र लिखूंगी, पर ऐसा कभी नहीं हो पाता। एक साथ ही सारा भार आ जाता है। मैं बौखला जाती हूँ। अंकिता ने तो एक बार सुझाव भी दिया था कि मम्मी एक अच्छा सा पत्र लिख लो और उसकी चाहे जितनी कॉपियाँ करवा लो, ऊपर बस मामा लोगों के नाम भर लिखती जाना। सुझाव अच्छा था, पर मेरे मन ने स्वीकार नहीं किया। आजकल कौन किसको पत्र लिखता है। साल भर में एक ही बार राखी के बहाने तो लिखना होता है। मेरी कोशिश रहती है कि हर पत्र में एक पर्सनल टच रहे। ऐसा फोटोकॉपी में कहाँ हो पाता है। मैंने निखिल भैया के पत्र से शुरुआत करने की सोची। यूँ तो ममेरे भाई हैं, पर भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसीलिए उन्हीं से श्री गणेश करने का निश्चय किया। लेटर पैड पर तारीख आदि लिखने के बाद बस आदरणीय भाई लिख पाई थी कि बिटिया रानी दनदनाती हुई घर में दाखिल हुई। धीरे चलना या बोलना तो इन लड़कियों ने सीखा ही नहीं है। अरे वाह, मम्मी की राखी की दुकान शुरू हो गई। ढंग से ना बोलने की तुमने कसम ले रखी है क्या? ये दुकान क्या होती है? मैंने डांट लगाई। दुकान ही तो है मम्मी। इस हाथ दे, उस हाथ ले। हाँ, एक ज़माने में इस लेने का भी अपना आनंद था। तब 5 रुपए का नोट भी दुनिया भर की खुशियाँ दे जाता था। अब तो मन भर गया है। बस यही दुआ मांगती हूँ कि वे लोग सलामत रहें और मैं हर साल उन्हें राखी भेजती रहूँ। मैंने बेवजह भावुक होते हुए कहा, पर अंकिता का ध्यान मेरी ओर नहीं था। वह मेज पर रखे लिफाफे गिन रही थी। बाप रे मम्मी, ये इतनी सारी चिट्ठियाँ लिखोगी तुम, और वह भी हाथ से? श्योर वेस्ट ऑफ एनर्जी। बाजार में एक से एक धांसू कार्ड मिल रहे हैं, बस नाम पता लिखो और पोस्ट कर दो। ये देखो। और उसने अपने पर्स से एक खूबसूरत कार्ड निकालकर दिखाया। कार्ड वाकई धांसू था। ऊपर भाई बहन का एक प्रतीकात्मक स्केच था। लिफाफे के भीतर एक मखमली कार्ड, उस पर भावपूर्ण पंक्तियाँ, कार्ड में लिपटी हुई एक राखी, सब कुछ एकदम रेडी। जैसा कि अंकिता ने कहा, बस नाम पता लिखो और पोस्ट कर दो। कितने का है? 55 ओनली मम्मा। क्या? मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। मम्मी 70-80 तक के कार्ड थे, पर तुम्हारे डर से मैं लाई नहीं। बड़ी मेहरबानी की आपने। मम्मी, मेरा इकलौता भाई वहाँ उतनी दूर USA में बैठा है। क्या मैं उसके लिए 55 रुपये भी खर्च नहीं कर सकती? कर सकती हो भाई, बड़े बाप की बेटी हो। मम्मी, तुम भी यही करो, कितनी मेहनत बच जाएगी। मेरा एक लिफाफे से काम थोड़े ही चलेगा। दोनों सगे भाइयों को भेज सकती हूँ।
बाकी चचेरे फुफेरे भाइयों के लिए डाक विभाग ने 5-5 रुपए के लिफाफे निकाले हैं, वे ले लेना। अंकिता, मैंने गंभीर स्वर में कहा, हमारे यहाँ भाई सिर्फ भाई होते हैं, वे चचेरे फुफेरे या ममेरे नहीं होते। अंकिता समझ गई कि मम्मी अब भाषण के मूड में आ गई हैं। उसने वहाँ से खिसकने में ही खैर समझी। गुनगुनाते हुए वह सीढ़ियाँ चढ़ गई और अपने कमरे में गुम हो गई। वैसे मैंने सच ही कहा था, हमारे यहाँ भाई सिर्फ भाई होते हैं, उनके साथ रिश्तों के विशेषण नहीं लगाए जाते। अगर इन विशिष्ट रिश्तों के साथ परिचय करवाया जाए तो वे लोग अपमानित महसूस करते हैं। मुझे अपनी भतीजी पारुल की शादी की याद हो आई। इस पीढ़ी की पहली शादी थी, इसलिए करीब करीब सारे ही रिश्तेदार आ गए थे। शादी के दिन तो अफरा तफरी का माहौल रहा, किसी से ठीक से मेल मुलाकात भी नहीं हो पाती। दूसरे दिन दुल्हन की बुआ के नाते मैं बेतकल्लुफ़ होकर सबका परिचय करवा रही थी। जब मैं करीब करीब 10-15 भाइयों को पेश कर चुकी तो दूल्हे के मामा जी हाँफ गए, बोले, बहन जी, क्या ये सब आपके सगे भाई हैं? मैं चुप रह गई। क्या जवाब देती, खासकर उस समय मैं जिस शख्स का परिचय करवा रही थी वह तो रिश्तेदार भी नहीं था। वह पापा जी के मुंशी का बेटा था, सुनील। हम लोगों ने उसे हमेशा भाई ही माना था और इसी नाते वह बेंगलोर से पारुल की शादी में आया था। पर यह सब बात समधियों को कैसे समझाई जाती? मुझे इस असमंजस से सुनील ने ही उबारा। बोला, भाई साहब, आप तो बस इतना याद रखिए कि ये हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं, पारुल की सबसे बड़ी बुआ हैं। इसी से मिलता जुलता भी क्या कहूँ, क्योंकि रंग एकदम उल्टा है। एक प्रसंग याद आ रहा है। मैं मुंबई से लौट रही थी। सामने वाली बर्थ पर 2 देवरानी जिठानी विराजमान थीं। वे शायद किसी शादी से लौट रही थीं, क्योंकि पूरे समय बारातियों की बदसलूकी, घरातियों की बद इंतजामी और मेहमानों की बदहाली पर चर्चा कर रही थीं। वे अपनी बातों में इतनी मशगूल थीं कि बच्चों की ओर उनका ज़रा भी ध्यान नहीं था। 2 बच्चे थे। लड़की बड़ी थी, 5-6 साल की। लड़का थोड़ा छोटा था। थोड़ी देर तो दोनों अच्छे से खेलते रहे, फिर पता नहीं किस बात पर अनबन हो गई और लड़की ने लड़के को धक्का दे दिया। मैंने लपक कर थाम लिया, नहीं तो मुंह के बल गिरता। मैंने बच्चों को दुलारते हुए लड़की से कहा, बेटे, अपने भाई को इस तरह धक्का नहीं देते, अभी चोट लग जाती तो। वह चूहिया तपाक से बोली, ही इज़ नॉट माई ब्रदर, ही इज़ माई कज़न। सुनकर मैं तो सन्न रह गई। इससे ज़्यादा हैरत मुझे इस बात पर हुई कि किसी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसकी माँ और चाची उसके अंग्रेजी ज्ञान पर और उच्चारण पर निहाल हुई जा रही थी। इसे क्या कहेंगे, आधुनिकता या अभिजात्य? मम्मा, जरा अपना पेन देना, मेरा चल नहीं रहा है। मैंने भुनभुनाते हुए अंकिता को पेन पकड़ाया। पढ़ने लिखने वाले लोग हो तुम, ढंग का एक पेन नहीं रख सकते? उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप लिफाफे पर पता लिखती रही। मैंने देखा बिटिया रानी फिर कहीं जाने के लिए तैयार हैं। कहीं जा रही हो? मैंने पूछा। हाँ, यह कार्ड तो पोस्ट ऑफिस जाकर ही पोस्ट करना होगा ना। तुम्हारी भी कोई चिट्ठी हो तो दे दो, वहीं डाल दूंगी, जल्दी पहुंच जाएगी। अरे, अभी लिखी कहाँ है? पर तुम अपने भैया को अपनी ओर से 2 लाइनें तो लिख दो। लिफाफा बंद करने की ऐसी क्या जल्दी है? इतना अच्छा मैसेज लिखा तो है, मैं और क्या लिखूंगी? वह तो छपा हुआ है, एक कॉमन चीज़ है, तुम उसमें एक पर्सनल टच तो दो। इन सब बातों के लिए किसके पास फुर्सत है मम्मा? मैं लिख भी दूँ
तो क्या उसके पास पढ़ने के लिए समय होगा? इतना बिजी शेड्यूल है उसका। राखी निकाल कर कलाई पर बांध भी लेगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। मम्मा, अब ये सब बातें महज फॉर्मेलिटी रह गई हैं। जितने दिन चल जाए बहुत है। नो माई चाइल्ड, इट इज़ नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट इज़ अ बॉन्ड, मैंने कहा। पर वहाँ सुनने की फुर्सत किसे थी। बिटिया रानी तो अपनी स्कूटी पर फुर्र हो गई थी। पता नहीं हमेशा ही कितनी जल्दी में रहते हैं ये बच्चे। क्यों रहते हैं? इस भागम भाग में कैसे ये रिश्तों को सहेजेंगे, संवारेंगे? समय ही नहीं है। जबकि हमारी पीढ़ी की सारी ऊर्जा इन रिश्तों को निभाने में ही खर्च होती रही है। मन हुआ किसी दिन अंकिता को पास बिठाकर इमरती की कहानी सुनाऊं। इमरती मतलब जमुना मौसी की बेटी। जमुना मौसी माँ के यहाँ चौका बर्तन करती थीं। माँ के राज में हम लोगों की मजाल नहीं थी कि घर में काम करने वालों को नाम लेकर बुलाएं। बुआ, मौसी, चाची, चाचा, कोई ना कोई रिश्ता बनाना पड़ता था। तो जमुना मौसी के स्वर्गीय पति की इकलौती निशानी थी इमरती। मौसी उसे टांग कर ही सारे घरों का काम निपटाती थी। 6-7 महीने के भैया को पहली राखी इमरती ने ही बांधी थी। हम बहनें तो बहुत बाद में इस धरती पर आईं। वह राखी का सिलसिला एक बार जो शुरू हुआ तो आज तक चल रहा है। इसी रिश्ते के चलते माँ ने इमरती की शादी में 21 बर्तन, 7 साड़ियाँ, कान के झुमके, नाक की लौंग और जाने क्या क्या दिया था। इसके बाद घर में जब भी किसी की शादी हुई, इमरती के लिए साड़ी जरूर आई। बड़े भैया के यहाँ बेटा हुआ तो वह बकायदा ढोल ढमाकों के साथ झूला लेकर आई थी। पिछले साल इमरती की बेटी की शादी हुई। मेरे पास भी कार्ड आया था। सोचा चलो इसी बहाने पीहर का एक चक्कर लग जाएगा, भैया भाभी से भी मिलना हो जाएगा। घर पहुंचकर देखा ड्राइंग रूम के एक कोने में कपड़ों के 4-5 गट्ठर बने रखे हैं। भाभी, ये क्या है? मैंने पूछा। इमरती दीदी के भात का सामान है। पर अपने यहाँ तो यह रिवाज नहीं है, पर उन लोगों के यहाँ तो है। और उसके तो कोई भाभी भी नहीं है। भात नहीं जाएगा तो ससुराल में उसकी नाक नहीं कटेगी। बचपन से इन्हें राखी बांधती आई है। भात का हक भी इन्हें ही अदा करना चाहिए। कब चलना है? क्या पता, वह तो भात मांगने आई ही नहीं। मैंने इनसे लड़ाई भी मोल ले ली, इतने पैसे भी खर्च हो गए और वह महारानी आई ही नहीं। मुझे एकदम ताव आ गया। रिक्शा करके मैं उसी दम उसके घर पहुंची। मुझे देखकर बहुत खुश हुई, एकदम गले से लिपट गई। मैंने उसके इस हार्दिक स्वागत को नज़रअंदाज करते हुए कहा, वैसे तो भैया भैया कहते तुम्हारा मुंह नहीं सूखता और बिटिया की शादी में उन्हें ही भूल गई। वह एकदम सकपका गई। कार्ड भिजवाया तो था। अपनों के यहाँ कार्ड भिजवाया जाता है। भात मांगने जाती तो क्या छोटी हो जाती? वह एकदम रोने लगी। मैं जाने वाली थी पर कंचन के बापू ने मुझे रोक लिया। बोले, राखी बधाई तक ठीक है, भात मांगकर उन भले आदमियों को मुसीबत में ना डालो। उन्होंने कहा, और तुमने मान लिया? कह नहीं सकती थी कि मेरे भाई इतने गए गुजरे नहीं हैं। मैं तो गर्जन तर्जन करके घर चली आई। मुझे घर पहुँचे मुश्किल से घंटा भर हुआ होगा कि दरवाजे पर गीतों का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। अपनी देवरानी, जिठानी, नंदों और भतीजियों के साथ इमरती भात मांगने आई थी। भाभी ने उसे ससम्मान विदा किया। फिर हम लोग बाजे गाजे के साथ उसके यहाँ भात लेकर पहुँचे। दरवाजे पर हमारा जोरदार स्वागत हुआ। भैया भाभी ने पूरे परिवार की पहरावनी की
कंचन को चंदेरी साड़ी के साथ पायल और कान के टॉप्स भी दिए। फल और मिठाई के टोकरे भी साथ में थे ही। सारा कार्यक्रम गीत संगीत के साथ सानंद संपन्न हुआ। उस दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उस समय कातर मधुर स्वर में गाया इमरती का गीत आज भी मेरे कानों में रस घोलता है। मत बरसो इंदर राज, मेरा रतन भतैया आएगा। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।